बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। तुम्हारा बाप होता अगर इस जगह पर तो तुम इस तरह बुजदिली दिखाते, तुम्हारे अपने होते तो तुम इस तरह बुजदिली दिखाते। अपनी बकवास बंद करो, हमें मत कहानियां सुनाओ, हमारे जाकर घर वालों को लेकर आओ। तुम बुजदिल हो, तुम्हारी फौज बुजदिल है। तुम्हारा बेटा होता तो आज हम देखते कि कैसे तुम यहां पर खड़े होकर तकरीर करते हो। और तुम जैसे बुज़दिल हुक्मरान इसराइल को मिले हैं। हमारी फौज सबसे ज्यादा निकम्मी है, इसराइल की हिफाजत नहीं कर पा रही। और आज जाकर देखो पूरी दुनिया में हमारी रेपुटेशन खराब हो गई है। नाम सुकून से सो सकते हैं, मिसाइलों रॉकेट की रेंज में हो, सिर्फ तुम्हारे अपने इक़्तिदार की वजह से। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सारा कुछ कब कहा गया है। ये इसराइल के अंदर, उनकी पार्लियामेंट के अंदर नेतन्याहू जब तकरीर कर रहा था तो वहां पर जो लोग थे जिनके घर वाले हमास की कैद में हैं, उन्होंने उठकर नेतन्याहू को इन अल्फाज में जलील किया है। और आप अंदाजा कर लें कि वो नेतन्याहू क्या कहता है कि हम फौज पर प्रेशर डालेंगे कि वो जाएं और जल्दी ऑपरेशन करें और जाकर अपने लोगों को रिहा करवा कर लेकर आए। और वो कहते हैं कि ये फौज तो इतनी बुज़दिल है कि अपने ही लोगों को फ्रेंडली फायर के अंदर मार देते हैं और इनके फौजी मारे जा रहे हैं, ये हमें क्या बचाएंगे कि अपनी जान बचा ले, यही बड़ी बात है। अब आप सोचो जरा, अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर नेतन्याहू और इजराइल की फौज का ये हशर हो रहा है तो आप सोच लें कि पूरे इसराइल में क्या हालात इस वक्त पहुंच चुके हैं। इतनी गालियां लोगों ने दी नेतन्याहू को, इतना बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा कि वहां पर किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई उनको उठकर कह सकता। उन्होंने कहा कि बुज़दिल फौज का बुज़दिल सरबरा और इस सूरत हाल में हमारे टैक्सों पर पलने वाले ये सारे इदारे और तुम्हारी पार्लियामेंट 0/0 है। और सबसे बढ़कर जो नारे लगे उसमें ज्यादा सबसे अहम बात क्या थी, उन्होंने कहा खत्म करो इस जंग को, मानो हमास की बातें और हमारे बंदे लेकर आओ। हमें पता नहीं है, तुमने इसराइल को बर्बाद कर दिया, ये काम करो। आप अंदाजा कर लें, आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इजराइल के अंदर ये बातें होना शुरू हो जाएंगी। देखिए सूरत हाल क्या पैदा इस वक्त हुई है जो सबसे ज्यादा अहम तरीन है, समझने वाली है। असल में हुआ ये कि आप सब जानते हैं कि गुलानी ब्रिगेड जो उनकी टॉप की है, एक तो वो उनको बुला लिया गया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर उसका जो कमांडर था असल में उसको रिप्लेस कर दिया गया। कमांडर को रिप्लेस इसलिए कर दिया गया है कि वो कहते हैं कि बहुत सारे घरों के अंदर ये दाखिल हो गए जबकि इनको पता नहीं था कि वहाँ पर बूबी ट्रैप है। यहाँ पर यानी हमास ने नीचे बारूदी मवाद रखा हुआ था, डिवाइसेस लगी हुई थी जिससे उनके टॉप लेवल के फौजी मारे गए। तो उन्होंने कहा कि असल में इनको वार्निंग जारी की गई थी कि आप लोगों ने ये काम नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद वो एंटर हुए और उसके बाद वो फौजी बड़ी तादाद के अंदर मारे गए। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस वक्त मामला क्या है। जब आपकी अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं तो आपको अंदाजा नहीं होता कि मामला किस तरह जा रहा है, क्या हालात हैं। और आप सारी इंस्ट्रक्शंस होने के बावजूद जब आपको मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है तो आपके साथ यही सूरत हाल इस वक्त पेश आती है। यानी आप इस वक्त का अंदाजा लगा लें कि इसराइल की इस वक्त पोजीशन इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है कि नेतन्याहू इतनी गालियां खा रहा है, इतनी गालियां खा रहा है कि उसकी सेहत गिर चुकी है, वेट उसका इतना गिर चुका है, एक्सरसाइज करके नहीं, स्ट्रेस में रह रहकर इतना ज़्यादा उसका वेट गिर गया है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहा है कि नहीं मैं वापस नहीं आ सकता। प्रॉब्लम ये है कि वापस वो आएगा तो उसकी बर्बादी है, आगे बढ़ेगा तो उसकी बर्बादी है। और उधर आप ये देख लें कि हर गुजरते दिन के साथ जो लोग हैं, एक बड़ी अजीबोगरीब बात हुई है कि एक आधे जो सिलसिले हैं वो अब सामने ये आ रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर ये परेशान हैं कि हमास के पास खाने पीने का जो सामान है वो शायद ख़त्म ना हो जाए और हमारे लोग हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं। यानी आप देख लें कि नेतन्याहू ने काम क्या किया कि नेतन्याहू फौजियों के पास गया और फौजियों के पास जाकर उसने कहा कि आपने डटे रहना, आपने लड़ाई करनी है, कौम आपकी तरफ देख रही है, अगर आप भी पीछे हट गए तो हम ये जंग हार जाएंगे और अगर हम ये जंग हार गए तो इसराइल का वजूद बरकरार रखना नामुमकिन हो जाएगा। अब सीन ये है कि उन्होंने ये बातें ऐसा ऐसा खुलकर सामने आ रही है कि फौज के जो कमांडर थे वो कह रहे हैं कि हमारे पास जितनी मालूमात थी
जिसके मुताबिक हमने ऑपरेशन किया। देखिए, एक जो फौजी होता है या फौज के कमांडर जो होते हैं, उन्होंने जितना भी ऑपरेशन करना होता है वो सारे का सारा इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद के ऊपर करना होता है। और इंटेलिजेंस मालूमात के लिए जो इसराइल का नेटवर्क था वो अब तक का सबसे बेहतरीन नेटवर्क था। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जब इंटेलिजेंस मालूमात की बिना के ऊपर ऑपरेशन करते हैं तो आप ये बताते हैं, क्योंकि आपके जो जितने ज़्यादा इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, एजेंसियों के लोग होते हैं, वो दुश्मनों की सफ में जाते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर वो बताते हैं कि इनकी पॉलिसी क्या है। इंटेलिजेंस मालूमात करते हैं, टेक्निकल इंटेलिजेंस मालूमात होती है, हर तरह की मालूमात लेकर वो एक पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर उसके बाद वो रखते हैं फौज के सामने कि ये फिजिबिलिटी है, हमारी जंग जीतने के इतने इम्कानात है, इनकी ताकत ये है, हमने सारे सुराग लगा लिए, ऐसे से हमने ऑपरेशन करना है। जब ये सारे का सारा मामला होता है तो फौज के सामने एक प्लान तरतीब दिया जाता है, अच्छा हम यहाँ से काम करेंगे, वहाँ से करेंगे। अब नेतन्याहू को कमांडर कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस मालूमात आपने हमें दी थी उनके मुताबिक हम ये ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर नाकामी की तरफ देख रहे हैं। और आप ये देखें कि इसराइल के अंदर हर जो आर्मी चीफ साबिक हो या कमांडर्स हो, उन्होंने उठकर ये बात कहना शुरू कर दिया है कि हम इसराइल ये जंग नहीं जीत पाएगा, हमास से हम ये जंग नहीं जीतने को तैयार। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो आप देखें 80 दिन तकरीबन हो चुके हैं और 80 दिन की ये सूरत हाल है कि आप एक बंदा बाजियाब नहीं करवा पाए। देखिए, ये जंग जितनी बढ़ती जा रही है इसराइल की उतनी तबाही होती जा रही है। यमन के हाथों हो, हमास के हाथों हो या किसी और के हाथों हो। और आप अंदाजा कर लें कि अगर पार्लियामेंट के अंदर आपको उठकर गालियां दी जा रही हैं और ये मनाजिर सारी दुनिया देख रही है, तो फिर आप अंदाजा कर लें कि सूरत हाल आपके लिए कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब नेतन्याहू को बार बार जाकर फौजियों से मिलना पड़ता है, क्योंकि वहां से जो हालात सामने आ रहे हैं, और पता ये चला कि बहुत सारी यूनिट जो है वो दिल छोड़ चुकी हैं, बददिल हो रही हैं, उनके लोग मारे गए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे पास अब लड़ने के लिए कोई जवाब नहीं है। लेकिन वो उनको ज़बरदस्ती कह रहा है कि लड़ो। जैसे अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर कहा था कि नहीं तुम ज़बरदस्ती लड़ो, और अमेरिका की जो हालत हो गई अफगानिस्तान के अंदर वो आप सबने देख ही ली है। ये जो लड़की आपके सामने आ रही है, अब जानते हैं ये कौन है? ये एक कैदी है जो असल में हमास की कैद में है। इसकी माँ बेसिकली चाइना से है, यानी आप ये देखें इसकी माँ चाइना से है। और नेतन्याहू ने क्या कहा है? नेतन्याहू ने असल में चाइना को कहा है, यानी शी जिनपिंग को पैगाम दिया है कि आप हमास से बातचीत करें और उन्हें कहें कि इसको रिलीज करवाएं, क्योंकि इसकी माँ का ताल्लुक चाइना से है, लिहाजा आप ये काम करें। और ये बात उसने क्लियरली पैगाम देकर कहा कि चाइना का प्रेसिडेंट उठे और बात करे। अब आप ये सोचो उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट को क्यों बात की? उन्होंने ये असल में अब पैगाम दिया है कि देखिए हमारे बस में अब बात नहीं है। चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो इसलिए बात करे क्योंकि उसके ईरान के साथ ताल्लुकात है और उनके रशिया के साथ है। वो ईरान को कहेंगे, ईरान आगे हमास को कहेगा और हमास उनको मामला तय करेगा। यानी दूसरे लफ्जों में अगर कह ले तो कतर को भी वो कहेगा चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है। ये पहला मौका है कि नेतन्याहू को चाइना को कहना पड़ रहा है कि आप हमारे बंदे को रिहा करवाएं, चाहे एक लड़की। असल में एक दफ़ा ये सिलसिला शुरू हो गया तो वो चाह रहे हैं कि चाइना की मदद ले। यही तो असल में चाइना का प्लान था और वो इंतज़ार करके बैठे हुए थे कि नहीं, इस वक्त एक मामला हमारे सामने ऐसा आ जाएगा कि जब हमें ये तमाम सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ें देखने पड़ेंगी कि आने वाले वक्त के अंदर हालात किस जानिब जा रहे हैं। अब इसराइल के लिए तो जो तबाही का सामान इस वक्त है सो है, लेकिन यहाँ मामला बड़े अलग हो चुके हैं। यानी सबसे अजीबोगरीब बात है कि अगर एक दफ़ा चाइना यहाँ पर बातचीत करने में कामयाब हो जाता है तो चाइना का असल में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यही वो वजह है कि जब वैक्यूम हो जाता है, गैप बढ़ जाता है, अमेरिका की वो ताकत नहीं रही, तो फिर आप दूसरे स्टेक होल्डर्स को कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर मेडिटेरेनियन सी जो है वो बंद कर देता है, यानी आप सोचे ईरान बंद कर देता है, तो उसके बाद चाइना का जो BRI का प्रोजेक्ट है, जो रूट है, वो काम में आना शुरू हो जाएंगे। जब वो काम में आना शुरू हो जाएंगे तो उनकी तो लॉटरी निकल आएगी। तो लिहाजा अब सारे का सारा जो मामला है इसराइल का, वो इस जानिब आ गया है कि अब हमें चाइना की मदद लेना पड़ेगी। अब वो बात आगे क्या करें? देयर इज अ डॉटर ऑफ अ चाइनीज मदर एंड आई एम पर्सनली आस्किंग फॉर योर इंटरफेरेंस इन द मैटर ऑफ नोआ। यानी आप सोचें कि अब वो क्लियरली एक पैगाम दे रहा है कि भाई आप इस सारे मामले के अंदर आएं और इस लड़की को किसी ना किसी तरह बाजियाब करवा कर रहें।
अब आप सोचें कि इसके बाद क्या होगा। लेट्स से कि अगर ये इसको रिहा करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इसको प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ेगी नेतन्याहू को कि इजराइल के अंदर जो बाकी लोग हैं वो फिर फरियाद करना शुरू कर देंगे चाइना से। उनको लगेगा कि ये हम हमास से बात करनी है तो हमें चाइना के थ्रू आना पड़ेगा, हमें ईरान के थ्रू आना पड़ेगा, और अगर हम इनके थ्रू आते हैं तो शायद हमारे बंदे रिहा हो जाएंगे। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके चंद लोग आ जाएं और चंद लोग आपके ना आए। यानी कुल मिलाकर जो सारी सूरत हाल का पैमाना आप इस वक्त देख रहे हैं उसमें लोगों की असल में बस हो रही है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि पहली मर्तबा इसराइल के अंदर ये मामला हो गया है कि लोगों को गुस्सा इस वजह से है कि आम आदमी को खाने पीने का सामान मिल रहा है महंगा, कंटेनर्स वहां से आ नहीं रहे, शॉर्टेज फूड की पैदा होना शुरू हो गई है, हालात वहां पर बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए हैं, और बहुत सारी चीज़ों से सबसे बढ़कर मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो गए। और इसराइल इस बात से परेशान है कि पहले हमेशा से जब भी हमारी हमास से जंग हुआ करती थी तो उसमें आम इसराइली की ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा इतनी मुतासिर थी कि रॉकेट आते थे, सायरन बजता था, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं था, और वो भी हम काफ़ी हद तक मैनेज कर लेते थे। इस दफ़ा तो उनके सारे मिसाइल, असला, ये सब कुछ कंज्यूम हो गया है। और दूसरी जानिब आप इसराइल का मामला ज़रा यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा हो गई है कि इसराइल की पोजीशन इस वक्त इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि आम बंदे को खाने पीने की चीज़ें महंगी मिल रही हैं, लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, और सबसे बढ़कर वहाँ पर फूड क्राइसिस अब पैदा हो गया, यानी खुराक का बहरान इस वक्त पैदा हो गया, और वहाँ की कंपनीज ने हाथ खड़े कर लिए हैं। अब अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो जाहिर सी बात है खाने पीने की अशिया महंगी होंगी, तो इनके पास तो ड्यूल नेशनैलिटी है, ये तो वतन छोड़कर चले जाएंगे और ये कहेंगे। देखिए, एक बंदा है, लेट से अगर पाकिस्तान में अगर हालात ख़राब हों और सारे पाकिस्तानियों के पास अमेरिकन, ब्रिटिश, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन नेशनैलिटीज़ हो और पैसा हो, तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे ठीक है जी, हम तो जा रहे हैं मुल्क छोड़कर, जब ये जंग हो जाएगी बेहतर तो बुला लें। एग्जैक्टली यही पैटर्न होता है पूरी दुनिया का। आप इसराइल को देखिए तो इसराइल के जो लोग हैं उनके पास डुअल नेशनैलिटीज़ है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे, आप जानते हैं ये जो 6 लाख के करीब इसराइली निकल गए हैं वो किस वजह से निकले हैं? उनके पास अच्छे खासे पैसे थे, वो निकल गए इसराइल छोड़कर। वो कह रहे हैं कि हमारे लोग, इनमें से बहुत सारे जो लोग हैं, अभी भी आप देख लें कि इसराइल किसको फरियाद कर रहा है? चाइना को कर रहा है कि उसकी माँ चाइनीज़ है। इवन के जो बहुत सारे लोग हैं उनमें रशियन थे, ये बहुत सारे जो लोग हैं उनमें फ्रांस के लोग थे, अमेरिका के लोग थे, डुअल नेशनैलिटी वाले। आपने कभी जिंदगी में ऐसा देखा है कि किसी फौज के लोग जो हों तो किसी और मुल्क की नेशनैलिटी रखते हो? अब ये काम अगर फ़लस्तीन ने किया होता तो पूरी दुनिया ने तूफान उठा लेना था। इसराइल की फ़ौज में 4000 ऐसे हैं जो फौज में अभी जो जो इन्होंने यूनिट भेजी हुई है उनकी से बात हो रही है, वैसे पता नहीं कितनी तादाद में होंगे। 4000 फौजी ऐसे हैं जिनके पास फ्रांस की नेशनैलिटी है। अब आप सोचें ज़रा कि फ्रांस की नेशनैलिटी हो और वो लड़ इसराइल के अंदर रहे, क्योंकि उनके पास इसराइल की भी है। इसराइल ने इतना उनको मजहबी तौर पर पागल किया है कि आप लोग आए, हम ये करेंगे वो करेंगे, और करते करते सूरत हाल उनका मामला ये हो गया है कि तबाही की तरफ मामला चला गया। अगर आप ये सोचें कोई मुस्लिम कंट्री हो, अगर वो किसी मुस्लिम कंट्री के दूसरे लोगों को नेशनैलिटीज़ ऑफ़र कर देते हैं और ऑफ़र करने के बाद वो कहते हैं कि जी आए और आकर मुलाकात करें, मामला तय करें, तो फिर आप बताइएगा कि बाकी सूरत हाल क्या हो जाएगी कि अब वो उनको यहाँ तक कह दें कि आओ हमारी तरफ से लड़ो। मुसलमान अगर एक दूसरे मुल्कों में लड़ने के लिए जाएं तो उनको तो ये दहशतगर्द कहते हैं और कहते हैं कि जी ये तो फैक्टअप और ये वो, ये सारी उन चीज़ों की वायलेशन है। तो आप बता दें कि सारी सूरत हाल के अंदर बाकी मामलात क्या होंगे। लेकिन जब इसराइल का मामला हो तो सारे चुप करके बैठते। अब ये जितने लोग आकर एहतजाज करें इस वक्त नेतन्याहू की तकरीर के दौरान या उसको गालियां निकाले, इनमें से अक्सरियत लोग तो वो है जो इसराइल के साथ उनका ताल्लुक सिर्फ इतना सा है कि वो इसराइल में आते हैं छुट्टियां गुजारने के लिए। अब ये जो लड़की है ये भी असल में इसी लेवल पर आई थी, ये भी छुट्टियां गुजारने के लिए आई थी। ज़्यादातर इनमें से जो बहुत सारे लोग थे वो अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए आते हैं, कुछ इनमें से ये है जो वाकई फ़ौज के साथ हैं। तो इस सारे मामले के अंदर उनको वहाँ से उठा लिया गया। और आप देख लें कि इसराइल ने अभी तक कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया कि 80 दिन के बाद भी वो इनको रिहा करवाने में कामयाब हो। अब आप सोच रहे हैं कि इसराइल ने फैसला कर लिया है कि नहीं, मैंने इस दुनिया के अंदर तारीखी जो जंग है वो छेड़ कर रहनी है और इस जंग को किसी सूरत मैंने ख़त्म नहीं होने देना। मामला कितने हद तक ख़राब है, क्या लेवल है, ये तो आने वाला वक्त आपको बताएगा।
लेकिन एक बात तय हो चुकी है इजराइल के हवाले से कि अगर उसके प्राइम मिनिस्टर की फौज भी नहीं सुन रही या उसके प्राइम मिनिस्टर के आम लोग भी नहीं सुन रहे, तो बेहतर है कि उसको जंग खत्म कर देनी चाहिए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।